नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर के। 2 दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एक नए मुद्दों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी भारतीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव के कुछ दिनों बाद जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया है। तो जेजेपी का गठन कब हुआ था? दिसंबर 2018 में। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सुन लीजिए इसको। इंडियन नेशनल लोकदल के विभाजन के पश्चात हुआ था। हरियाणा विधानसभा में इसने अब तक 10 सीटें जीती हैं। तो बीजेपी के साथ एक गठबंधन में भी सरकार में है। ठीक है, बीजेपी जेजेपी का सरकार चल रहा है। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम। आगे बढ़ते हैं। ये है जेजेपी का चुनाव चिन्ह चाबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो कुछ शर्तें हैं, उनमें से किसी एक शर्त को पूरा करना जरूरी है। पहली शर्त क्या है कि राज्य विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, दोनों में से कोई एक, जो भी अधिक हो उसे प्राप्त करना जरूरी है। 3 सीटें प्राप्त कर ली जाए राज्य विधानसभा में या 3% वोट प्राप्त कर लिए जाएं, दोनों में से 3% सीटें या 3 सीटें प्राप्त कर ली जाए, जो अधिक हो वो प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि लोकसभा के आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा में से एक सीट जीत दर्ज की हो। अगर 25 सीटें या उससे कम है तो एक सीटें, अगर 26 हो जाती है तो 2 सीटें जीतनी जरूरी होगी। तो हर एक 25 सीट पर एक सीट जीतना जरूरी है। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है? राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का, जो वैलिड मत हैं, उनके 6% प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो। दोनों में से एक शर्तें कि राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का, वैलिड जितने भी मत हैं उनका 6% मत प्राप्त किया हो, या फिर लोकसभा की एक सीट या विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त की हों। ठीक है, नेक्स्ट शर्त क्या है? इसके अलावा क्या हो सकता है? एक चीज़ और, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव को में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। ये सब भी ना प्राप्त करें तो 8% मत कम से कम प्राप्त कर लिया जाए अगर उस दल द्वारा लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, तो भी उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। इनमें से कोई एक ही कंडीशन को फुलफिल करना है, एक ही शर्त को पूरा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दल के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो कुछ शर्तें, उनमें से भी सिर्फ एक को पूरा करना है। पहली शर्त क्या है कि लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों का 2% यानी 11 सीटें, 550 का 2% 11 सीटें हो जाएंगी, फिर जीत हासिल करना है, और या फिर कम से कम 3 राज्यों से अलग अलग हों ये सीटें। जो 11 सीटें पाई गई हैं वो कम से कम 3 राज्यों से आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त है लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना है। कुल वैलिड मतों का 4 अलग अलग राज्यों से 6%, इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करनी है। तो दूसरी शर्त यह है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से 6% कुल मत वैध, या फिर 4 लोकसभा सीटों, इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों को जीतना जरूरी है। तीसरी शर्त क्या है? यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया हो तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। इन 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन को फुलफिल करनी है। अगर कोई पार्टी एक बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती तो उसे आगे बने रहने के लिए इस पद पर या इस स्तर पर उसे आगे भी इन शर्तों को पूरा करना, नहीं तो फिर ये राष्ट्र स्तरीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं: बीजेपी, बीएसपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक माकपा भाकपा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम लोग कांग्रेस भी बोलते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि अभी लेटेस्ट में बनी है। तो यहाँ पे देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी अभी लेटेस्ट में बनी है, ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये टोटल 8 पार्टियां जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल होने के लाभ क्या क्या हैं? तो पहला लाभ क्या है
यदि किसी पंजीकृत दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है तो उसे जिस राज्य में मान्यता प्राप्त है वहाँ उसके उम्मीदवारों को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार है। मतलब अपने कैंडिडेट को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा सकती है। दूसरा, यदि राष्ट्रीय दल है तो यह अधिकार पूरे देश में पालन करना होगा। एक कंडीशन है कि अगर मान लो किसी राज्य में एक पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और दूसरे को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। सपोज बीएसपी जो है वो आसाम में जाकर चुनाव लड़ती है तो आसाम गण परिषद का भी चुनाव चिन्ह हाथी है और बीएसपी का भी चुनाव चिन्ह हाथी है। तो ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, इसको वहाँ पर हाथी चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र में उस पार्टी के साथ फिर विभेद हो जाएगा अगर उसका चुनाव चिन्ह बदल दिया जाएगा, क्योंकि एक तो उसका क्षेत्र सीमित है, दूसरा उसको उसी सिंबल से लोग जानते हैं। बाकी बीएसपी को बाहर से जाने वाली पार्टी हो सकती है, इसलिए इसका प्रभुत्व कम होगा वहाँ पर। तो ये दिखाया जाएगा कि नहीं, ये नए चुनाव चिन्ह के साथ भी वहाँ लड़ सकती है, लेकिन जो बहुत दिनों से एक ही चुनाव चिन्ह को लेकर के उस क्षेत्रीय पार्टी ने काम किया है, जो राज्य स्तरीय पार्टी ने काम किया है, तो वहाँ पर उसके चुनाव चिन्ह के साथ फेरबदल नहीं होगा। तो असम गण परिषद जो है वो हाथी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और बीएसपी का चुनाव चिन्ह बदल दिया जाएगा चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल एक ही प्रस्तावक की जरूरत है। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो पर्चा दाखिला के समय में सिर्फ एक व्यक्ति के प्रस्ताव या गारंटी की जरूरत होगी वहाँ पर। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग को लेके जाते हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ एक की होती है इन पार्टियों को जो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय होती हैं। मतदाता सूचियों में जब भी संशोधन होगा तो इस पार्टियों को 2 सेट जो है वो निःशुल्क मतदाता सूचियाँ मिलेंगी। इसके अलावा आम चुनाव में इनके उम्मीदवारों को भी 1 सेट निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा मिलेगी इन पार्टियों को। इसके अलावा अपने स्तर पर स्टार प्रचारक रख सकते हैं और अधिकतम 40, जबकि जो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं, रजिस्टर्ड हैं लेकिन गैर मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें मैक्सिमम 20 स्टार प्रचारक रखने की मान्यता मतलब परमिशन है। नेक्स्ट है कि स्टार प्रचारकों की जो यात्रा का खर्च होता है वो कहाँ से आता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि खर्चे से ज़्यादा सांसदों ने जितनी लिमिट थी उससे ज़्यादा खर्चा किया है, विधायकों ने किया, ऐसा हमें लगता है। तो इनकी जितनी भी स्टार प्रचारक होते हैं उनके यात्रा भत्ते को इसमें ऐड नहीं किया जाता, ना तो वो पार्टी के उम्मीदवार या दल दोनों के खर्च में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड मलेरिया डे। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, अभी हाल ही में मनाया गया। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया 2020 को। उद्देश्य क्या था? इस गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और साथ ही लोगों को जागरूक करना और मलेरिया से उनकी जान की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 106 देशों में 303 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कुछ हद तक मध्य पूर्व के साथ साथ और यूरोप के कुछ हिस्से भी इससे प्रभावित हैं। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस वर्ष 2006 में WHO के सदस्य राष्ट्रों द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान शुरू किया गया था। स्टार्ट 2008 में हुआ मनाना, लेकिन इसकी घोषणा कब हो गई थी? 2007 में। तो यहाँ पर इसको मनाना शुरू किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मनाना 2007 में पहली बार मनाया गया, पहली बार मनाया गया 25 अप्रैल 2008 को। ठीक है, पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया। भारत ने साल 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि 2027 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा, इसकी बात कही गई है। तो कई सारी परियोजनाएं भी चल रही। तो 2027 तक जब हम मलेरिया मुक्त बना देंगे तो 3 साल बाद हमें मलेरिया उन्मूलन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि 3 साल तक अगर किसी भी बीमारी का केस नहीं आता तो कहा जाता है कि उस देश में ये बीमारी जो है एरेडिकेट या उन्मूलित हो गई है। नेक्स्ट है मलेरिया एक मच्छर जनित प्लाज्मोडियम परजीवी से उत्पन्न होता है जो रक्त कोशिकाओं में को संक्रमित करता है। सिंपल सी चीज़, अगर कोई व्यक्ति है जो कि मलेरिया से इन्फेक्टेड है तो क्या होगा, अगर इस व्यक्ति को कोई भी मच्छर आके काटता है तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया का वो मच्छर के अंदर चला जाएगा, और जब वो मच्छर किसी और मनुष्य को काटेगा तो उस व्यक्ति के अंदर वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि मलेरिया को मच्छर जो है वो वेक्टर के रूप में मलेरिया के काम करता है प्लाज्मोडियम के। ठीक है, मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसका इलाज एवं रोकथाम संभव है। मलेरिया के आम लक्षण क्या है? बुखार आना, तेज़ी से ठंड लगना, उल्टी होना, मछली, बदन दर्द, सिर दर्द, खांसी। याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स बनने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया क्या है? सेंट्रल हेडेक होता है, फीवर रहता है, फैटीज पेन होता है, बैक पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है,
स्किन में चिल्स या स्वेटिंग आती है, पसीने आते हैं, रेस्पिरेटरी ड्राई कफ होता है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, जो तिल्ली होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्प्लीन का इनलार्ज होना, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर से स्प्लीन ही चेक करता है। स्टमक क्या होता है, उसमें नौसिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस बनती हैं। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व भर में 228 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए, जो 2017 में 3 मिलियन से कम है। काफ़ी हद तक कमी लाई गई है, ठीक है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019, इनमें 93% मामले कहाँ पे आए हैं, अफ्रीकी क्षेत्र में, और 3.4% दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, और 2.1% पूर्व मध्य सागरीय क्षेत्र में। विश्व भर में मलेरिया के कुल मामलों का लगभग 50% केवल 6 देशों में, नाइजीरिया 24%, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात की जा रही है यहाँ पे 11%, तंजानिया 5%, अंगोला 4%, मोजाम्बिक और नाइजर भी 4% दर्ज किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि केवल 31 देश ही वर्ष 2020 तक मलेरिया के मामलों को 40% तक कम करने की दिशा में अग्रसर हैं। 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे मलेरिया के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माने गए हैं। भारत और मलेरिया के बारे में क्या कहा गया है, तो उच्च बोझ और उच्च प्रभाव यानी हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट की सूची में शामिल होने में भारत और युगांडा, मतलब ये दोनों शामिल हैं। वर्ष 2018 में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी लगी। इस कंडीशन में होने के बाद भी जो हाई बर्डन टू हाई रिस्क है, जिसे HIV कहा जाता है, इस कंडीशन में होने के बाद भी इन्होंने काफ़ी हद तक इसमें कमी लाई। वर्ष 2017-18 के मध्य अफ्रीका और भारत में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद भी मलेरिया में होने वाली 85% मौतें इन्हीं देशों में हुई है, यानी अफ्रीका और इंडिया में मिलाकर। भारत में मलेरिया के मामलों में वर्ष 2018 में 2017 के मुकाबले 28% की कमी आई है, ठीक है। इससे पूर्व 2016-17 में 24% की कमी दर्ज की गई थी, 16 के मुकाबले 17 में। भारत विश्व में मलेरिया से प्रभावित टॉप 4 देशों की सूची से बाहर हो गया, लेकिन अभी टॉप 11 में शामिल एकमात्र गैर अफ्रीकी देश है, ठीक। परजीवी क्या है, 2 परजीवी मेनली हैं, एक प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि WHO ने वर्ष 2018 में 2 देशों को मलेरिया उन्मूलन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। कौन कौन से देश, एक है पराग्वे, एक है उज्बेकिस्तान। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि पराग्वे और उज्बेकिस्तान की कैपिटल बताना है, और साथ में इनकी बाउंड्री को टच करने वाले कंट्रीज़ को बताना है, यानी इनके नेबरहुड कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। इसी संगठन द्वारा वर्ष 2019 में 2 और देशों अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया, तो 3 साल बाद ये भी उन्मूलन का प्रमाण पत्र इनको मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक 38 देशों को मलेरिया मुक्त भी प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 2 देशों को यह प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, तो भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा को विशेष प्रशिक्षण दिया गया मलेरिया को लेकर के। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन फ्रेमवर्क 2016 से 30 तैयार किया गया है। वर्ष 2017 और 2018 में मलेरिया उन्मूलन हेतु घरेलू अनुदान को बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बजटीय व्यय जो है उसको 2017-18 में 468 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 में 491 करोड़ और 2019-20 में 1202.81 करोड़ रुपए किया गया है, ठीक है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। 2 टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात की। एक तो बात की हम लोग राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में और उनके फायदों के बारे में, और दूसरी बात की हम लोगों ने मलेरिया रिपोर्ट 2019, साथ में मलेरिया दिवस के बारे में और मलेरिया के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो एक बार इसे फिर से रिवाइंड करके देखिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।